आपका चालू होगा पॉलिटी, खान सर का पॉलिटी, जिसमें लेसन 1 है और भाग 1 से पढ़ेंगे लोग। संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह है भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है, यानी 22 भाग हैं। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं और कुल अनुच्छेद 395 है। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 और 22 भाग है। भाग पहला है अनुच्छेद 1 से 4 तक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद एक में क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इंडिया का राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अब है कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल क्या है? परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। परिसंघ क्या होता है? कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। परिसंघ कॉन्फेडरल से कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। फेडरेशन दूसरा है फेडरेशन। संघ राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। इससे भी कोई भी, फेडरेशन से भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है और कॉन्फेडरल से भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है, बट यूनियन से नहीं हो सकता है। यूनियन इसको भी संघ कहते हैं हिंदी में। इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अमेरिका क्या है? एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे भी मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया है। सिक्किम, इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1975 में करके सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में राज्य को बिना उसके सरकार को बताए नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है संसद। जैसे एमपी से तोड़कर अलग किया छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। अब है अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। डूरंड लाइन के तहत अफगानिस्तान अलग हुआ। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हो गया। 1935 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच को बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है। भारत बांग्लादेश के बीच को लाइन को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए। कितने विकल्प? 3 विकल्प। पाकिस्तान में मिल जाए, पहला विकल्प था पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा था भारत में मिल जाए, तीसरा था स्वतंत्र देश बनावे। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें प्रिंसली स्टेट थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम को
तीन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस काम में तीन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे बीपी मेनन और तीसरे थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु तीन राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। क्या कहा गया? ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला लिया गया। दूसरा था जूनागढ़। गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम से उसे भारत में मिला दिया। तीसरा था जम्मू कश्मीर। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह डोगरा शासक थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे, नहीं पाकिस्तान में, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना दिया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया गया? 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा गया। पहला था ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। वो कितने थे? 9 राज्य थे। ए में 9 राज्य थे। बी प्रिंसली एस्टेट, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। वो भी कितने थे? 9। तीसरा था कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। वो कितने थे? 10। 9 9 18 10 28 हो गए। और डी में यूनियन टेरिटरी, एक था केंद्र शासित प्रदेश। एस्केथर कमेटी अब है एस्केथर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस्केथर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। अब है दूसरा JVP समिति। जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, भी से हो गया पट्टाभी सीतारमैया और पी से हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। अब है फजल अली आयोग। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फजल अली आयोग के आधार पर कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब है पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। पंजाब राज्य का पुनर्गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था? शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। पेप्सू को 4 भागों में टूट गया। पहला था हिमालय से बना हिमाचल प्रदेश। हिंदी से बना हरियाणा। और तीसरा था पंजाबी से बना पंजाब। और चौथा था यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। इस प्रकार भारत एक विशाल साम्राज्य को सिमटकर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कर दादर नगर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? वर्तमान में 28 से राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्मरणीय तथ्य, भाषाई आधार पर
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंदनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंदनगर का विलय कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अंतर्राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश सभी विषयों पर नहीं है, पर कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। नेफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का अर्थ क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से सह राज्य बनाया गया था और 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? इसका भी आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है? यहाँ पे 28वां नहीं होगा, यहाँ पे 26वां होगा। इसका 26वां हो जाएगा। छब्बीसवां राज्य के रूप में हो जाएगा छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा। किस वर्ष? अब है पांचवा क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? किस वर्ष बना था? तो ये 1975 में बना था 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। नेफा। अब है सातवां क्वेश्चन, नेफा का अर्थ क्या है? नेफा का अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। फजल अली आयोग भी थे, KM पनिक्कर भी थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया नहीं थे। अब है 9वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और
सबसे बाद में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का सबसे पहले और तेलंगाना का सबसे बाद में स्थापना हुआ है। अब 10वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया है? फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर पश्चिम बंगाल। 11 नंबर क्वेश्चन का 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष फजल अली थे। अब है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह शक्ति संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संविधान को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 3 में यह प्राप्त है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। 15 का सही आंसर हो जाएगा संसद। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? अंतर्गत यह अधिकार किसे है? संसद को। तो यह अधिकार संसद को है। अब क्वेश्चन है 18 नंबर, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब किया गया था? 1953 में। अब क्वेश्चन है 19 नंबर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। अब 20 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई है। अब क्वेश्चन है 21 नंबर, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने? 8 संघ शासित प्रदेश हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसे प्राप्त है? 24 नंबर का आंसर हो जाएगा संसद को यह प्राप्त है। हमें 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अंडमान और निकोबार ये भी यूनियन टेरिटरी है। दमन और दीव ये भी है। पुदुचेरी ये भी है। गोवा एक स्टेट है, राज्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये सही बात है। भारत में राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई पक्ष में नहीं थे। ये भी आंसर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर सभी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है। 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है। अब 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर ये भी है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर ये भी है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर ये भी है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। एसके धर का आयोग का गठन कब हुआ था? एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? एसके धर आयोग का गठन 1948 में हुआ था। भारत ने स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासत थी? भारत में स्वतंत्रता के बाद कुल कितने? 552 देशी रियासत थी। कितने? 552 देशी रियासत थी। अब इस चैप्टर से पूछे गए मेंस में क्वेश्चन है,
किसी नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। किसी नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी राय में किसी नए राज्य के निर्माण में सर्वोपरि शक्ति संसद को ही क्यों दी गई है? दिल्ली के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे पर प्रकाश डालिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे पर प्रकाश डालिए। अब है चौथा, संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति को स्पष्ट करें। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, संसद के पास संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं, विस्तार सहित वर्णन कीजिए। अब चालू हो रहा है दूसरा लेसन नागरिकता, भाग 2, नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिकता इस अधिनियम पर आधारित है, 1955 की अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है, गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब है अनुच्छेद 5, 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं लोग। अब इसमें पढ़ेंगे लोग 5 से 11। संविधान, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अब है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट टू या रूल कब लागू हुआ था? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आता है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाती है। और 19 जुलाई और ये परमिट रूल के पहले कोई भी आएगा पाकिस्तान से भारत में तो उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब है अनुच्छेद 7। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। परमिट रूल यहाँ भी लागू होता है ये। अब है अनुच्छेद 8। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब अनुच्छेद 9। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या कर देगी? समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अब अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? गृह मंत्रालय को। नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ, कितनी? नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियाँ हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। पहला है जन्म के आधार पर। पहला क्या है? जन्म के आधार पर 1986। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों। हम सभी को इसी विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है। अब दूसरा है वंश के आधार पर 1992। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। जैसे शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा। शिखर धवन शादी किया ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में, और सानिया मिर्जा कहाँ की है? पाकिस्तान में। इन दोनों का बच्चा को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तीसरा है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। कितने साल? 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। चौथा है देशीकरण, वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता इसी विधि द्वारा दी गई थी। पांचवा है अर्जित भूमि, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहां के निवासी को दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिलों को नागरिकता, बांग्लादेश के परगना जिलों जैसे में सिक्किम के लोग मिले थे उन लोगों को नागरिकता दिया गया। और बांग्लादेश का परगना जिला। रिमार्क, नागरिकता में पहला 1986 ईस्वी में
दूसरा 1992, तीसरा 2005, चौथा 2015 और पांचवा 2019 में संशोधन किया गया था। कब कब संशोधन किया गया था? 1986, 1992, 2005, 2015 और 2019। अब है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह देश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वह क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा। अब है ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया था। इसे इस समिति के द्वारा जोड़ा गया था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा जोड़ा गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इससे नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। उसका वीजा आजीवन मान्य रहता है। उसका वीजा क्या रहता है? आजीवन मान्य रहता है। नागरिकता समाप्त की 3 शर्तें। अब है नागरिकता समाप्त करने की 3 शर्तें। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा है, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा है, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए। अब है वीज़ा। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब है पासपोर्ट। अपने देश को छोड़ दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं? पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट क्या है? अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। अब है एम्बेसडर राजदूत। प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया। यह व्यवस्था किस समझौता के तहत किया गया? वियना समझौता के तहत। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर कहा जाता है। राष्ट्रमंडल देश वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं? वैसा देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 53 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नोट: अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। अब है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। CAA क्या है? फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 11 वर्ष से कितना बदल दिया गया? 5 वर्ष में। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। अब है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक के वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाए।
2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स, कितने, कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। अब है एनपीआर। अब क्या है? एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपका परिवार कितना है और कौन कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की भी गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। एनपीआर के बाद जनगणना का भी सही आंकड़ा मिलेगा। अब है स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य में भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में संसद की नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र सम्मिलित होने के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंधित विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा अनुच्छेद प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30। भारत में इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में इकहरी या एकल नागरिकता प्रावधान, जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा पीआईओ कार्डों को ओसीआई कार्ड का ही दर्जा प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समान इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के संबंध रखने वालों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। अब है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो अधिगृहित संपत्ति वंश के आधार पर बन सकते हैं, जन्म के आधार पर बन सकते हैं, देशीकरण के भी आधार पर बन सकते हैं, बट अधिगृहित संपत्ति के आधार पर नहीं बन सकते हैं। अब है तीसरा क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से भी प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा इससे भी प्राप्त की जा सकती है, बट भारतीय बैंकों में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? चौथा, भारत में कौन कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक है? जन्म से इसमें से कोई भी पद के लिए जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अब पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 11 यह प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है और 3 तरीके से वंचित किया जा सकता है। किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह जन्म से नागरिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि वह जन्म से नागरिक है तो उसे नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब है 8वां नंबर क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? इसको समाप्त 3 प्रकार से किया जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन नागरिकता हेतु अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। अब है 12 नंबर क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? यह 1955 में बनाया था। यह इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 में यह अधिनियम बना था। अब है 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता भी प्राप्त नहीं हो सकती है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार नहीं हो सकता है गैर नागरिकों को। अनुच्छेद 15, 16 और 19 से द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार दूसरे देशों को लोगों को प्राप्त नहीं किया जा सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब चाहे 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1955 में लागू हुए थे। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट इसको सही कर लेंगे। 1955 में लागू हुए थे। अब 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? किस स्थिति में भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी। निर्वाचन के दौरान भी नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान भी, युद्ध के दौरान भी। अब 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो कहाँ से अपनाई गई है एकल नागरिकता की अवधारणा? या इंग्लैंड ब्रिटेन से अपनाई गई है। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहा जाता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11 के तहत कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब 18 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने पर इसमें वर्णित है, अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अब 19 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह अपने अधिकार को खो सकता है, बट इससे नहीं हो सकता। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, इससे नहीं होगा। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता, इससे भी नहीं होगा। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला गया, इससे भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद है। अब 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में एकल नागरिकता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं है, इसमें से कौन सा तरीका नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों हैं, जन्म से भी प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण से भी प्राप्त किया जा सकता है और वंशानुगत से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन, सत्य चुनना है इसमें। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई, ये भी सही है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई, ये तो गलत है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है। राज्य सरकार की नागरिकता प्रदान कर सकती है, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। अब 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता का अधिकारों को बना रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो नागरिकता की परिभाषा सभी में दी गई है, 5 में भी है, 9 में भी है, 7 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब है किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? तो यह सिंघवी समिति थी जो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? सिंघवी समिति हो जाएगा इसका सही आंसर। अब है 27 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर भाग 2 और अनुच्छेद 511 में यह निहित है। अब है 28 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष बिताने होंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 वर्ष से भारत में बिताने होंगे। अब मेंस का क्वेश्चन, मेंस में पूछे गए संभावित प्रश्न, किस प्रकार कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? इस संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के मूल नागरिक तथा अनिवासी भारतीयों के बीच अंतरों को बताइए, साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रमुख संशोधनों पर प्रकाश डालें। अब है लेसन नंबर 3 और भाग 3 है मौलिक अधिकार। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यह यूएसए के संविधान से लिया गया। यह किस संविधान से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में क्या कर रहा है? इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया। डिफिनेशन ऑफ स्टेट किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। अब है अनुच्छेद 13, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण और 12 में है राज्य की परिभाषा। अब है समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में यह निहित है, समानता का अधिकार। और 14 से 18 अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अपवाद, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे अपने पद पर हैं। इसका अपवाद क्या है? राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने पद पर हैं। अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 15 कहता है जाति धर्म लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थल सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट, अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। रिमार्क, आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। अब अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। 17 में छुआछूत का अंत है। अस्पृश्यता 18 उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत है।
किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल इत्यादि की उपाधि रखने के लिए। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में निहित है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने एवं प्रेस एवं आरटीआई प्रेस की स्वतंत्रता। 19 में अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने, आरटीआई प्रेस की स्वतंत्रता है। अब है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। उसके बाद है तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अब है पांचवा भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। छठा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यह अब मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, यह कानूनी अधिकार हो गया है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। 7वां नंबर है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती की एक सजा। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। तीसरा, सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। नोट, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। अब अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है। नोट, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है। लाई डिटेक्शन टेस्ट, नार्को टेस्ट में सोडियम पेंथॉल का उपयोग होता है। और पोलियोग्राफी क्या कहते हैं? इलेक्शन इम्पल्स के लिए पोलियोग्राफी होता है। अनुच्छेद 21 का क, इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यह कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो गिरफ्तारी, अरेस्ट से संरक्षण रक्षा करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट कारण बताना होता है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इससे घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। अब है निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस से शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। अब नज़रबंद क्या होता है? किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। अब भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम, पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया था। दूसरा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। इसे कब समाप्त किया गया? 1978 में समाप्त कर दिया गया। तीसरा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक के लागू है। वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसी के तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है।
पुलिस किसके तहत इनकाउंटर करती है? रासुका के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। चौथा है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ, टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटीज। इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब है पांचवा आतंकवादी निवारक अधिनियम पोट्टा। आतंकवादी निवारक अधिनियम पोट्टा प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। इसे कब प्रारंभ किया गया? 2001 में तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। अब है गैर कानूनी, छठा नंबर है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधि को रोक लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात्श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी, बिना वेतन पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। चौथा है 24, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम, डेंजरस वर्क में नहीं लगाया जा सकता है। अब है चौथा नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण है। अंतःकरण की चर्चा है, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई। इसके तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 में कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। अब है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29, 30। अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से रोक नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकता है, सरकार उसे धन देगी। अब है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। अब है रिमार्क, अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 19 के 6 में कौन सी संपत्ति की चर्चा है? अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। अब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट याचिका या समादेश जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रीट जारी करता है? 5 प्रकार का। पहला है बंदी, इसका ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी से हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण,
प्रतिश हो गया प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। अब है परमादेश मैंडेमस। परमादेश इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। परमादेश सरकारी अधिकारी पर जारी किया जाता है। अब है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। पांचवा है उत्प्रेषण। यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। नोट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। नोट, अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये 5 प्रकार के रीट अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। अब है अनुच्छेद 33। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर कोर्ट मार्शल AFSPA AFSPA होता है। एक्सटर्नल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा। अनुच्छेद 35 में क्या है? भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को लागू होने की विधि की चर्चा है। मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। पहला है समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30। और छठा है संपत्ति का अधिकार 31 में इसे हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार। सातवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। पहला समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30। संपत्ति का अधिकार 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नोट, अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 23, 24, 25, 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित करते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से कौन प्रतिबंधित करता है? संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक के सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 को कहते हैं। मूल अधिकार का रक्षक के सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 तथा हाई कोर्ट 226 को कहते हैं। अब है स्मरणीय तथ्य। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार को लागू करने का दायित्व न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों का। मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। प्रेस की आज़ादी 19 का A
क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा अब यह संविधान के अनुच्छेद 300A में है। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के काल में हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध उपबंध करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत अधिकार की श्रेणी में रखा है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा राज्य सभी धर्मों को सम्मान देगा। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तथा राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में है। शेष अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए भी है। परमादेश रीट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार निगम को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य में संबंध किया गया है। अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन है विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अब है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपरी राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 का ए। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। तो 1 और 3 इसका सही आंसर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और तीसरा हो गया अल्पसंख्यकों के अधिकार प्राप्त है उनको गैर नागरिकों को भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है और अल्पसंख्यकों का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मौलिक अधिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। काम का अधिकार भी ये भी नहीं है। मकान का अधिकार ये भी नहीं है। 6वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिकों को भी संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। संवैधानिक के निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है।
तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब है 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। इसका सही आंसर रहेगा बी, अनुच्छेद 12 से 35। अब है 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अब है 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया। अब है 12 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक के उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब है 13 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, हावियस कॉर्पस, ये नंबर बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होती है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो यह मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। अब 16 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब 17 नंबर क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो यह सिर्फ 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त है। तो इसमें 30 ऐड कर दिया जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। अब 19 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21 के तहत इसको रखा गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता यह ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है 21 क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का हो जाएगा 3, उपाधियों का अंत 18 में दिया गया है। और बी का हो जाएगा 4, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दिया गया है। और सी का हो जाएगा 1 नंबर, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ए का 3, बी का 4, सी का ए और डी का 2। अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सूचना का अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक
किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत इसी में दिया गया है। अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? अस्पृश्यता उन्मूलन से। अस्पृश्यता उन्मूलन से इसका संबंध है। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार वाद्य योग है। इसे न्यायालय में पूछताछ के लिए केस किया जा सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा समान आवास का अधिकार। समान आवास का अधिकार यह मूल अधिकार में नहीं दिया गया और यह प्रदान नहीं करता है मूल अधिकार। अब है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव। अब 28 नंबर क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंध में है? बालकों के शोषण के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24 में है। इसमें 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 का कहता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? किस मुकदमे में किया है? तो केशवानंद भारती बनाम और केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया था। इसका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। अब है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसे उच्चतम न्यायालय को भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। अब है 31 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1978 के संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1978 के संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब है 32 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत इसका प्रावधान किया गया। अब है 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 44वें संविधान से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? किस अधिकार को हटा दिया गया है? 33 नंबर क्वेश्चन का संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब है 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता का संबंधित अनुच्छेद 14 से है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता दिया गया है। अब अनुच्छेद 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान के 35 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक के किसे माना गया है? अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। और अब है 36 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? क्या है? संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार। इसे वैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब है 37 नंबर क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर 2, 3 और 4। 2 अनुच्छेद 14, 15 और 16। 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। अब है 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 29 सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 29 सुमेलित नहीं है। 23 सुमेलित है, मानव के दुर्व्यवहार या बलात्श्रम का प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 भी सुमेलित है, कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 26वीं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह सुमेलित नहीं है। अब है 39 नंबर क्वेश्चन, 39, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या नहीं दावा नहीं कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो व्यापार एवं व्यवसाय स्वतंत्रता के अधिकार को दावा नहीं कर सकता है। अब है 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है?
अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। अब 41 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची D से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर इसमें क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी का ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। उपाधियों का अंत्य अनुच्छेद 18 में है। और बी का हो जाएगा 4, शिक्षा का अधिकार किस में है? बी का हो जाएगा 4, बी का धार्मिक मामलों का प्रबंध, बी का हो जाएगा 4 अनुच्छेद 26 में। और सी का हो जाएगा 1, सी का क्या हो जाएगा 1 अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यकों की भाषा की संरक्षण। और डी का हो जाएगा 2, शिक्षा अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। अब है 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। 44 नंबर क्वेश्चन, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान किया गया। इसका सही आंसर अनुच्छेद 19। अब 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त कौन सा मूल अधिकार नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है विदेशी नागरिकों को। अब 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक के भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपात तक के निम्न में से समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। 20 और अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। अब है 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। अब मेंस का क्वेश्चन है, बीबीएसई मेंस में पूछे गए यह संभावित प्रश्न है। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? पूछा हुआ क्वेश्चन है 65 बीपीएससी मेंस में। अब दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। किस प्रकार अनुच्छेद 21 न्यायिक धारणाओं ने जीवन के अधिकार के विषय में क्षेत्र का विस्तार किया है? अब है 3 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार के वर्तमान रूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब है 4 नंबर, हाल ही के दिनों में मूल अधिकारों विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दे चर्चा में है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंतिक के एब्सोल्यूट है? किन परिस्थितियों में सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है? उदाहरण सहित वर्णन करना है। 3 लेसन तक फाइनल हो गया। अब दूसरा वीडियो में चौथा लेसन से चालू होगा।